हेलो फ्रेंड्स, मैंने देखी मूवी इविल डेड राइज थिएटर्स में। फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा है कि पूरा मूवी थिएटर हाउसफुल था। इतने ज्यादा जंप स्केयर्स हैं कि इसे एक अच्छी हॉरर मूवी कहना गलत नहीं होगा। फिल्म क्रीपी और गो सीन से भरी हुई है कि देखने वाले की चीखें निकल जाएंगी। जो कि ये फिल्म इंग्लिश में रिलीज हुई है, तो इसे समझने के लिए आप ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। एंड इट डजंट मैटर कि आपने फिल्म देख ली है या देखने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि स्पॉइलर की टेंशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसा इसीलिए क्योंकि फिल्म की कहानी से ज्यादा इसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स टेरेसा, केलब एंड जेसिका वेकेशन के लिए किसी लेक के किनारे आए हुए हैं। जेसिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए टेरेसा जेसिका के पास जाती है और एक बुक पढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जेसिका सोए हुए ही कुछ बोल रही है और वो उन्हीं लाइंस को बोल रही है जो टेरेसा अपनी बुक में पढ़ रही है, वो भी बिना देखे। जेसिका की आवाज भी एविलिश साउंड करती है, जिससे टेरेसा डर जाती है और जेसिका को चेक करने आगे बढ़ती है। तभी जेसिका बिस्तर से गिर जाती है और उल्टियां करने लगती है। उसका चेहरा डरावना सा दिख रहा होता है, जैसे वो पजेस्ड हो। टेरेसा के उसके करीब जाते ही जेसिका उसका गला पकड़ लेती है और उसके सारे बाल उखाड़ लेती है। टेरेसा का सर खून से लथपथ हो जाता है। वहीं लेक के पास केलब ड्रोन उड़ा रहा होता है। तभी वहां टेरेसा आती है और उसके पीछे जेसिका, जो केलब के ड्रोन से अपने चेहरे को काट लेती है और पानी में कूद जाती है। केलब उसे बचाने पानी में उतर जाता है, लेकिन वो मारा जाता है और जेसिका की बॉडी हवा में तैरने लगती है। इसी के साथ फिल्म के टाइटल को रिवील किया जाता है और हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। अब हम जानेंगे इस घटना के पीछे का सच। हमें क्लब के वॉशरूम में बेथ नाम की औरत को देखते हैं, जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है। बेथ खुद को प्रेग्नेंट देखकर परेशान हो जाती है। रात का वक्त होता है और तेज बारिश हो रही होती है। हम एक पुराने अपार्टमेंट में एली और उसके 3 बच्चों को देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा डैनी और बेटियां ब्रिजेट एंड केसी होती हैं। जहां बेथ आती है और हमें मालूम पड़ता है कि बेथ और एली दोनों बहनें हैं। एली एक टैटू आर्टिस्ट होती है और उसका डिवोर्स हो चुका रहता है और बेथ अपने म्यूजिक करियर में बिजी रहने के कारण एली से ज्यादा मिल नहीं पाती। बेथ सबके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है, लेकिन अपनी बहन के डिवोर्स से अनजान बेथ एली को हर्ट कर देती है। एली बच्चों को पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बाहर भेज देती है और बेथ को बताती है कि उसके सेपरेशन के बाद उसने बेथ को 2 बार कॉल किया था, लेकिन बेथ ने उसका फोन नहीं उठाया और एली को इस पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसी दौरान वहां 5.1 वेक्टर स्केल से भूकंप के झटके आने लगते हैं, जिसकी वजह से अपार्टमेंट की सीढ़ियां टूट जाती हैं और पिज्जा लेकर आ रहे बच्चों को कार पार्किंग एरिया में बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें डैनी ब्रिजेट के मना करने के बावजूद उतर जाता है, ये सोचकर कि ये किसी बैंक का लॉकर है। मगर पैसों की जगह वहां उसे 3 विनाइल रिकॉर्ड्स मिलते हैं और एक बड़ा सा बक्सा दिखता है, जिसके ऊपर ढेर सारे होली क्रॉस लटक रहे होते हैं। भूकंप की वजह से बक्से में भी एक छेद हो चुका होता है और डैनी उसके अंदर से एक किताब को निकालता है। डैनी को वहाँ एक फोटो भी मिलती है, जिसमें 3 प्रीस्ट की फोटो बनी होती है। डैनी के पास अचानक जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति भी गिरती है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जगह किसी नेगेटिव एनर्जी को कैद करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अपने खुराफात के कारण डैनी सारी चीजें अपने साथ घर लेकर आता है। भूकंप से डरी हुई एली अपने बच्चों को ढूंढने के लिए अपने नेबर गैब्रियल से मदद मांगती है, लेकिन तभी तीनों बच्चे लिफ्ट से उसके पास आ जाते हैं। एली उन्हें समझाती है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डैनी ब्रिजेट को वो किताब दिखाता है, जो किसी दांत जैसी दिखने वाली चीज से बंद होती है। डैनी जब उसे खोलने की कोशिश करता है, तभी उस दांत से डैनी की उंगली पर चोट लग जाती है और डैनी का खून वो किताब सोख लेता है और साथ ही किताब अपने आप ही खुल जाती है। उसमें बनी शैतानी तस्वीरों को देखकर ब्रिजेट डैनी को आगे बढ़ने से मना करती है और उसे वापस उसी जगह पर रखने को बोलती है। मीनवाइल एली लॉन्ड्री के काम से बाहर जाती है, मगर टूटे हुए स्टेयर्स को देखकर उसे भी लिफ्ट लेना पड़ता है। हम देखते हैं कि डैनी बेसमेंट से लाए हुए उन विनाइल रिकॉर्ड्स को प्ले करता है, जिसमें पहले पार्ट के अंदर एक प्रीस्ट की आवाज सुनाई देती है, जो बोलते हैं कि ये किताब नैटोरॉम डिमोंटो के 3 किताबों में से एक है, जिसको बुक ऑफ द डेड बोलते हैं, और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जिसे वो पुराने जमाने के स्पेल्स को जान पाएंगे या फिर ये कहें पुराने सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद डैनी अगले विनाइल रिकॉर्ड को भी प्ले करता है, जिसके अंदर किताब के इनकेंटेशंस थी
और फादर उसको रीड कर रहे थे, लेकिन तभी रिकॉर्ड डिमोनिक हो जाती है और डैनी के रोकने की बहुत कोशिश के बावजूद वो नहीं रुकती और ना ही डैनी उसे तोड़ पाता है। डिमोनिक एंटिटी बाहर आने को बेताब हो रही होती है और किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं और बस एक डिमोनिक एंटिटी तभी एली को लिफ्ट में पजेस कर लेती है, जो कि बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। ये डिमोनिक एंटिटी उसके हाथ पैर सब कुछ तोड़ देती है और उसको बहुत ही गंदी तरह से मारती है। तभी एली के फ्लोर की लाइट भी चली जाती है और डैनी सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। लाइट के जाने से बेथ और केसी भी डर जाती हैं। साथ ही ब्रिजेट नोटिस करती है कि सिर्फ उनके यहाँ की लाइट गई है, ना कि कहीं और। कुछ देर बाद एली अकेले ऊपर आती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। जैसे शुरुआती सीन में जेसिका के साथ हुआ था, वैसे ही सेम यहाँ पर एली के साथ हो रहा था। एली किचन में कच्चे अंडे पैन में तोड़कर पकाने लगती है और जब बेथ और बाकी बच्चे उससे बात करने आते हैं तो वो अजीब तरह से बात करती है और उन सबको डराने के बाद एली होश में आती है और एक ही बात कहती है कि उसके अंदर कोई है और उसको मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने मत देना। ये कहते ही एली बहुत ही ज्यादा वॉमिट करती है, जैसे जेसिका कर रही थी, और वहीं पर वो कोलैप्स हो जाती है। बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट खराब हो चुकी होती है और स्टेयर्स भी टूट चुके होते हैं। एली को रूम में लिटा दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि वो मर गई थी। गैब्रियल अब एली के आईज को क्लोज करता है, लेकिन स्ट्रेंजली उसकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। सबको यही लगता है कि वो मर गई है। गैब्रियल, बेथ और मिस्टर फोंडा यहाँ पर एली के लिए आखिरी प्रेयर्स करते हैं, जिसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा फायर एग्जिट के लॉक को तोड़ने चले जाते हैं। बेथ अपनी डेड सिस्टर के पास बैठकर अपना दुख सुना रही होती है, लेकिन उसे एली का ही फोन आता है और फोन उठाने पर एली कहती है कि मैं जिंदा जल रही हूँ, मुझे बचाओ। तुरंत ही फोन की स्क्रीन टूट जाती है और एली उठ जाती है और जब बेथ उसको छूती है तो उसका शरीर जल रहा होता है। बेथ एली को बाथटब में डाल देती है, लेकिन तभी एली दीवार पे चढ़कर इतनी जोर से चिल्लाती है कि बेथ और बाकी सभी लोग बेहोश होने को हो जाते हैं। साथ ही साथ बाथटब का पानी बॉईल होने लगता है। एली अब एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स पर हमला करने लगती है और टैटू नीडल में अपना खून ही भर के ब्रिजेट के चेहरे पे इंक कर देती है। एली ब्रिजेट को खत्म करने वाली होती ही है, तभी डैनी एली को मार के डोर बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर कोई इविल एंटिटी आ गई है। और तभी हम ट्रेलर का फेमस सीन देखते हैं और बस इतने देर में गैब्रियल और मिस्टर फोंडा अंदर आ जाते हैं, जो कि उसको देखकर घबरा जाते हैं। एली गैब्रियल के ऊपर हमला करके उसकी एक आंख को अपने मुंह से नोच लेती है और ब्रिजेट को लाइक करने वाले उसके पड़ोसी के मुंह के अंदर फेंक देती है और मौके का फायदा उठाकर बेथ अपने अपार्टमेंट का गेट बंद कर देती है। लेकिन बेथ और बाकी सभी उस गेट के डोर आई से देखते हैं कि एली ने गैब्रियल और बहुत से लोगों को मार दिया है। मिस्टर फोंडा शॉटगन से फायर भी करते हैं, लेकिन वो उनको भी खत्म कर देती है, क्योंकि ये सुपरनैचुरल एंटिटी है जो कि बिल्कुल भी ऐसे खत्म नहीं होती। ब्रिजेट यहाँ अपने भाई डैनी से लड़ने लगती है कि जब से वो किताब इस घर के अंदर आई है और उसने विनाइल रिकॉर्ड को चलाया है, तब से ये सब होना शुरू हुआ है। बेथ उनको रोकती है और बोलती है कि हमें आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। इसी दौरान एली छोटी सी केसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उससे गेट खुलवा लेती है और उसके गले को चोक करने लगती है, लेकिन बेथ केसी को बचा लेती है और दरवाजा वापस से बंद कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि उस किताब के पन्ने वापस से पलट रहे हैं और उसमें एक तस्वीर दिखती है जिसमें किसी के मुंह से कुछ निकल रहा है और सेम उसी तरह ब्रिजेट के साथ एक अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। उसका घाव अब अजीब सा हो गया था और उसके मुंह और कान नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है। इसके बाद वो कीड़ों को उगलती है और वो भी पजेस्ड हो जाती है। इसके बाद किचन में उसको देखने बेथ आती है और देखती है कि ब्रिजेट किचन की स्लैब पर वियर्ड तरीके से बैठी हुई है। बेथ के करीब जाने पर ब्रिजेट अपना चेहरा घुमाती है और अब ब्रिजेट कंप्लीटली पजेस हो चुकी थी और साथ ही वो कांच खाने लग रही थी। एली ने जब अपने खून से टैटू ब्रिजेट के फेस पर बनाया था, उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। ब्रिजेट बेथ को मारने की कोशिश करती है, तभी डैनी उसके सिर पर जोर से मार देता है और ब्रिजेट को बेड से बांध देता है। डैनी बेथ को बेसमेंट में मिले विनाइल रिकॉर्ड्स और उस किताब के बारे में बता देता है। डैनी बताता है कि उसने 2 रिकॉर्ड सुने थे और दूसरे के अंदर इनकैंटेशंस थी, जिसके बाद ये सब शुरू हुआ और तीसरे रिकॉर्ड को सुनना अभी बाकी है।
बेथ डैनी के हाथ में एक नाइफ देकर दोनों बच्चों को कमरे के बाहर रुकने को कहती है और वो तीसरी विनाइल रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है, वो भी हेडफोन्स में, ताकि कोई और उसको नहीं सुन पाए और कोई नुकसान भी हो तो सिर्फ उसका हो। यहाँ हमें बेथ का प्रोटैगनिस्ट होने का हिंट मिलता है। जब बेथ रिकॉर्ड को सुन रही होती है तब ब्रिजेट उठ खड़ी होती है और साथ ही एली भी डक के रास्ते अपार्टमेंट के अंदर आने लगती है। ये डीमन या फिर एंटिटी बहुत ही स्मार्ट है, ये बात बेथ को पता चलती है और ये किताब इन तीनों प्रीस्ट को मिली थी और वो उसे ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये करने की वजह से चर्च ने निकाल दिया क्योंकि ये डिमोनिक किताब थी और ये किताब इंसानी चमड़े से बनी थी और अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द इंसानी खून से लिखा गया था और इसमें भयानक से भयानक डीमंस को बुलाने के इंकैंटेशंस लिखे हुए थे और बहुत सारी विधि और ऐसी चीजों को ये प्रीस्ट समझाना चाहते थे आम पब्लिक के लिए, लेकिन फादर बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और चर्च बिल्कुल सही था। ये एंटिटी या डीमन टेकर ऑफ सोल्स है और इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इससे बचने के लिए सिर्फ इससे दूर भागा जा सकता है और यही रीजन था कि फादर की सभी मेंबर्स की जान तक चली गई थी और उन्होंने कैसे भी करके इसको उसी सीक्रेट वॉल्ट के अंदर कैद किया था और गॉड की सुरक्षा में रखा था। लेकिन डैनी की वजह से इविल ने खुद को इंकांटेशंस रीड करवा के फिर से आजाद करवा लिया। फादर का ये भी कहना था कि इसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म या प्रेयर्स का भी कोई असर नहीं होता है। खैर, विनाइल रिकॉर्ड्स को सुनते सुनते दो चीजें होती हैं कि ब्रिजेट किचन के अंदर अपने ही भाई को चाकू मार देती है और वो उसको आग से जला देता है जिससे वो नीचे गिर पड़ती है। तभी एली भी डक के रास्ते विनाइल रिकॉर्ड वाले रूम में आ जाती है और बेथ उससे लड़ने में नाकामयाब हो जाती है। एली विनाइल रिकॉर्ड को खुद के गले से सुनाकर ये साबित करती है कि मुझे यानी उस इविल एंटिटी को हराया नहीं जा सकता। अब बस केसी और बेथ ही बचे थे। डैनी भी जख्मी हालत में बाहर आता है और मर जाता है। केसी तो छुप जाती है, लेकिन एली बेथ को मारने आती है और डीमन को एहसास हो जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और उसके पास लेने के लिए 2 सोल्स हैं। वो काफी खुश थी, लेकिन केसी को एहसास होता है कि उसकी आंटी माँ बनने वाली है, तो वो उनको एक सिजर पास करती है जिसे बेथ एली के नाक में घुसा देती है और एली कुछ देर के लिए वहीं रुक जाती है। बेथ केसी को हॉलवे में लेकर आती है जहाँ बेथ मिस्टर फोंडा की गन से फायर एग्जिट को तोड़ने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ एली आ जाती है और बेथ गोली से सीधा एली के पैर पे मार देती है जिससे उसका एक पैर और हाथ खत्म हो जाता है। मगर डीमन एली बनके केसी को फिर अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन केसी इस बार समझ चुकी थी और कहती है यू आर नॉट माई मॉम। अब एक एक करके सारे के सारे मरे हुए लोग डेड आई यानी कि पजेस्ड बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और बेथ के पास लिफ्ट से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लिफ्ट बंद नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर घर की चाबी पड़ी हुई थी, साथ ही साथ कार की भी। केसी स्मार्टली चाबियों को अपने पास रख लेती है और फिर लिफ्ट बंद हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि एली के अंदर पजेस्ड हुए डैनी एंड ब्रिजेट खुद को जोड़ लेते हैं और उसके साथ ही लिफ्ट में खून भरने लगते हैं। लिफ्ट काम नहीं करती है और पूरी की पूरी लिफ्ट में खून भर जाता है और एक टाइम पर ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाती है और खून के बहाव के साथ केसी और बेथ भी बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बुक ऑफ द डेड खुद ब खुद पलट के एक पेज ओपन करता है जिसमें कई सारे हाथ पैर और मुंह वाला एक क्रिएचर बना होता है और इसी क्रिएचर में एली, ब्रिजेट और डैनी बदल जाते हैं। दोनों खून से लथपथ उठ के कार लेकर भागने लगते हैं, लेकिन कार एक क्रैक के अंदर फंस जाती है और तभी डीमन एली वहां आ जाती है। वहां से भागते वक्त डीमन केसी को पकड़ के एक 100 से उसे मारने ही वाला होता है, तभी बेथ बुलेट फायर करके केसी को बचा लेती है। ये डीमन बेथ को ग्राइंडिंग मशीन में खत्म करने वाला होता है, तभी केसी उस मशीन को बंद करके बेथ को बचा लेती है और 100 की मदद से बेथ उस डीमन को ग्राइंडिंग मशीन की तरफ धकेल देती है और केसी को मशीन ऑन करने के लिए बोलती है। अब फाइनली बेथ अपने ही हाथों अपनी फैमिली यानी एली, ब्रिजेट और डैनी को खत्म कर देती है। यकीन मानिए ये सीन आपको गूज बम्स जरूर देगा। बेथ और केसी को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने वाला ये सीक्वेंस काफी इमोशनल है, जहां केसी बेथ को बोलती भी है कि आप एक बेहतरीन माँ बनेंगी और बेथ केसी को लेकर वहां से चली जाती है। साथ ही बेथ उस 100 को भी ले जाती है जिससे वो आने वाले खतरे से केसी को बचा सके। लेकिन ये डीमन खत्म नहीं हुआ था। इतना सब होने के बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की 5th फ्लोर पर अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बाहर निकलती है और वो किसी ट्रिप की बात कर रहे होते हैं और लिफ्ट के नाकाम करने की वजह से वो स्टेयर्स के थ्रू कार पार्किंग में आती है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि एली का फ्लैट 13th फ्लोर पर था और बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां टूट गई थी, नीचे की नहीं।
और ये लड़की और कोई नहीं, स्टार्टिंग में दिखाई गई वो पजल्स लड़की जेसिका होती है, जो अपनी फ्रेंड टेरेसा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और कार के पास आकर वो वीडियो कॉल को कट करती है और नोटिस करती है कि चारों तरफ खून और इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये सब देखकर वो काफी डर जाती है और हम देखते हैं कि जैसे एली को किसी एनर्जी ने लिफ्ट के पास पजेस किया था, ठीक वैसे ही जेसिका को भी कर लेता है। और शुरुआत में दिखाया गया लेक वाला सीन इसके बाद हुआ होगा, मतलब कि वो डीमन अब आजाद घूम रहा है और जल्द ही हमें आगे की कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कभी भी किसी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे क्या छुपा है और उसके पीछे की क्या कहानी है, इससे हम अनजान हैं। जल्द ही हम एक हॉरर सीरीज लेकर आने वाले हैं और उसे देखना बिल्कुल फ्री होगा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।